जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और हमारी मुलाकात एक लंबे अंतराल के बाद हो रही है। इस वीडियो में जो रीसेंट पेपर में करंट अफेयर आए हैं उन्हें कवर करेंगे। तो पहले तो स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर को कवर कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में यूपीएससी के जो एग्ज़ाम से करंट अफेयर हैं उन्हें कवर करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप बीपीएससी यूपी पीसीएस वगैरह के लिए अपेयर कर रहे हैं, इसके अलावा आप सीडीएस एनडीए भी देने वाले हैं, तो उनमें करंट अफेयर का एक रिपीटेड पैटर्न होता है। और बहुत सारा करंट अफेयर प्रिपेयर करने की बजाय हम सही करंट अफेयर प्रिपेयर करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और इसमें ये जो पीवाईक्यूज़ हैं वो ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आपको अटेम्प्ट करना है। मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा, तो आपके पास अगर पेन एंड पेपर हो तो और बेटर है। अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन चल रही है। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2023 में इंटरनेशनल प्राइज़ मिला स्टैटिस्टिक में, जो कि नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स के इक्विवेलेंट है। और इसके रेसिपिएंट कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, कालियमपुड़ी राधा कृष्ण राव। CR राव के नाम से फेमस है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। इन्हें 2023 का इंटरनेशनल प्राइज़ मिला स्टैटिस्टिक्स में और ये नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इक्विवेलेंट माना जाता है, क्योंकि इनका स्टैटिस्टिकल थ्योरी में और उनके एप्लीकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। तो ये फैक्चुअल है, इनमें कुछ ज़्यादा समझाने को है नहीं। बस आप ये ध्यान रखिए कि मैथमेटिक्स के नोबेल प्राइज़ मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है, राइट। तो उसी के इक्विवेलेंट इसे माना जाता है। Who among the following was nominated to the Rajya Sabha by the President of India as the 12th member in the year 2024? तो ये आपको बताना है कि राज्यसभा में नॉमिनेट किए गए हैं बाय प्रेसिडेंट कौन है। गुलाम अली, इलाई राज, सुधा मूर्ति और सतनाम सिंह संधू। तो ये मैंने इमेज भी लगा दी है साइड में, ताकि आपको विजुअल लर्निंग के थ्रू भी चीज़ें जल्दी याद हो जाए। आंसर इज ऑप्शन डी, सतनाम सिंह संधू। 2024 में सतनाम सिंह संधू को, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं और एक फिलंथ्रॉपिस्ट हैं, इन्हें नॉमिनेट किया गया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द राज्यसभा एज 12th नॉमिनेटेड मेंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, किन्हें अपॉइंट किया गया एज अ चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया इन 2024? अच्छा हाँ, एक बात और, ये आप पढ़ सकते हो कि इस पेपर में पूछा गया। ये MPPCS वाले क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम दूसरे पेपर के क्वेश्चन कवर करेंगे। इसमें ऑप्शन है श्री जस्टिस संजय यादव, श्री जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी, श्री जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और श्री जस्टिस अजय माणिकराव खानवलकर। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। देखिए, लोकपाल आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। तो इनसे पहले जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी थे, इनके बाद ये आए हैं अजय माणिकराव खानवलकर जी, और ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं। और इसका सही आंसर श्री जस्टिस अजय माणिकराव खानवलकर। ये आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया है, आगे क्वेश्चन थोड़े डेप्थ वाले हैं तो उनमें मैं कुछ काफ़ी एक्स्ट्रा बातें ही बताऊंगा। इसमें ये कह रहे हैं कि 2024 में यंगेस्ट प्लेयर बनते हैं जो फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को जिन्होंने जीता। तो आप जानते हो हम किन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डी गुकेश की, और यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है। देखिए, मैं कुछ अचीवमेंट्स बताता हूँ, इनके पास अचीवमेंट्स का भंडार है। ये सबसे पहले तो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है अपने समय के। 2019 में जब ये सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनते हैं, मात्र 12 साल 7 महीने की उम्र में, है ना। और सेकेंड नंबर पे आप देखो तो फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के विनर रहे हैं 2024 में। ये बिल्कुल हिस्ट्री को बनाते हैं बाय विनिंग द फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, और ये यंगेस्ट एवर प्लेयर बनते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। तीसरी तो इनकी अचीवमेंट ये है कि ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है चेस ओलंपियाड में, है ना, 2022 में। और ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल फॉर्मेट में बीट किया है ना 2023 में। और इसके अलावा ये यंगेस्ट इंडियन होते हैं जिन्होंने 2750 एलो रेटिंग को क्रॉस करा। एलो रेटिंग आप जानते होंगे, चेस में ये एलो रेटिंग मार्क मिलते हैं। और इसके साथ ही आप देखो तो ये मल्टीपल इंटरनेशनल टूर्नामेंट के विनर रहे हैं, जैसे ला रोडा इंटरनेशनल टूर्नामेंट काफ़ी फेमस है, इसके अर्जुना अवार्ड इन्हें मिला। ये आप ध्यान रखिएगा, अर्जुना अवार्ड के भी विनर हैं ये। तो ये कुछ अचीवमेंट थी डी गुकेश की। बहुत प्राउड फील करवाया है इन्होंने इंडिया को, है ना, चेस की दुनिया में। अगला देखिए, लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2025 किस इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्ट किया है? ये आपके ऑप्शंस हैं, और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी।
देखिए नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एक प्रीमियर लेबोरेटरी है अंडर CSIR। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना, ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाती है। तो ये CSIR में जो एक CSIR की प्रीमियर लेबोरेटरी है, नाम है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, और यही रेस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और CSIR ही जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इसे मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और नेशनल मीट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के रूप में ये काम करती है, और इंडियन जो अपने मीट्रोलॉजी के रूल्स होते हैं और इनके जो ड्राफ्ट रूल हो गए, इन चीज़ों को मैनेज करने का काम करती है। ठीक है, तो लीगल मेट्रोलॉजी रूल को ड्राफ्ट किन्होंने करा? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने, और CSIR से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइज, देखिए ये तो अलग ही है बॉडी है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी, नहीं ये सारे आंसर गलत है, सही आंसर बस ऑप्शन ए है। अगला देखिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक बनी, ये आपको बताना है। ऑप्शन है 35, 39, 55 और 25। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 39। देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 39 आई, और ये जो रैंक है ये रिलीज की जाती है एनुअली बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है, और ये इवेलुएट करता है कंट्री को बेस्ड ऑन देयर इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ एंड आउटपुट्स। और इंडिया की जो पोजीशन है वो हर साल इम्प्रूव ही हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। 2015 में इंडिया की रैंक 81 के आसपास थी, 81 थी, ठीक है। और इसके बाद आप देखो लगभग 8-9 सालों में हमने बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लिया है, तो इनोवेशन के मामले में इंडिया आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं कि कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जो नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में नंबर 1 की पोजीशन पे है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा और उड़ीसा। देखिए इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, उड़ीसा। ओडिशा नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में, जो कि 18 मेजर स्टेट को इवेलुएट करता है ऑन की फिजिकल मैट्रिक्स, जैसे डेट कैसा है उस स्टेट का, उस स्टेट की रेवेन्यू कैसे आ रही है, उस स्टेट ने एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में कैसा काम करा है, इन चीज़ों को देखने का काम करता है। तो ओडिशा लीड करता है विथ अ कंपोजिट स्कोर ऑफ 67.8, और डेट इंडेक्स में खास तौर से बहुत अच्छे से एक्सेल कर रहा है ओडिशा, तो इस वजह से ओडिशा टॉप पे है। और सेकेंड नंबर में छत्तीसगढ़ आता है, और थर्ड में गोवा। विच हिस्टोरिक साइट इन जमैका फेस थ्रेट फ्रॉम कोस्टल इरोजन एंड स्टॉर्म सर्जेस प्रॉम्प्टिंग यूनेस्को टू लॉन्च अ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन ईयरली 2025? तो जमैका का कौन सा ऐसा साइट है जिसे कोस्टल इरोजन से खतरा होने लग गया? देखिए इरोजन बहुत तरह के होते हैं। इरोजन को अगर हम आसान भाषा में समझे तो एक ऐसी बात है जिसमें जो मिट्टी है वो बह करके कहीं और जा रही है ना, और ये काफ़ी खतरनाक सिचुएशन बन रहा है। तो स्टॉर्म सर्जेस, कोस्टल इरोजन के खतरे, और इन सब चीज़ों को देखते हुए यूनेस्को ने कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चला दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए सही है, पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल। 2025 के फरवरी की बात है ये, यूनेस्को ने लॉन्च करा एक कंजर्वेशन इनिशिएटिव जिससे हिस्टोरिक नेवल हॉस्पिटल और पोर्ट रॉयल को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि ये एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है। कोस्टल इरोजन, स्टॉर्म सर्जेस और इससे रिलेटेड इम्पैक्ट के कारण ये खतरे में है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये क्लाइमेटिक प्रेशर और लोकल कैपेसिटी को बिल्ड करना था कि लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन किया जा सके, इन चीज़ों पे काम करता है। और पोर्ट रॉयल एक पुराना 17th सेंचुरी का इंग्लिश पोर्ट है, और ये नाउ पार्सली सबमर्ज हो गया विद द नेवल हॉस्पिटल एंड सराउंडिंग आर्कियोलॉजिकल ग्राउंड्स। तो इस तरीके से काफ़ी चर्चा में आ जाता है। द यूनाइटेड नेशन हैज़ डेजिग्नेटेड द ईयर 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ विच साइंटिफिक फील्ड? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2025 का जो ईयर है ये सेंटेनरी है क्वांटम मैकेनिक्स के बर्थ का, और यूनाइटेड नेशन ने डिजिग्नेट किया है 2025 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये यूएन का जो डिक्लेरेशन है ये फोकस करता है ग्लोबल अवेयरनेस को बढ़ाने में, और ख़ास तौर से क्वांटम साइंस को इंटीग्रेट करने में, ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट और जो सस्टेनेबिलिटी गोल्स है उनको अचीव किया जा सके।
पोप फ्रांसिस की ऑटोबायोग्राफी का टाइटल क्या है, जो कि जनवरी 2025 में आई थी? द जर्नी, होप, फेथ एंड लीडरशिप और द पॉन्टिफिक्स पाथ। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो का मॉड्यूल री एंटर करता है एटमॉस्फेयर में और इम्पैक्ट करता है इंडियन ओशन को ऑन 4 अप्रैल 2025। आपको मॉड्यूल का नाम बताना है, पोयम XR, पोयम 4, पोयम 6 या पोयम के। देखिए इसका सही जो आंसर है ना वो ऑप्शन बी है, पोयम 4। इसरो का जो मॉड्यूल है जो कि री एंटर करता है एटमॉस्फेयर में और इंडियन ओशन को इम्पैक्ट करता है, ये पोयम 4 है, जो कि 4th एडिशन है PSLV के ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल का। POEM फुल फॉर्म में आपको समझा देता हूँ, आप समझ ही गए होंगे, मैं वही कह रहा हूँ, ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। और ये PSLV का ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है जो कि PSLV के C60 PS4 अपर स्टेज से जुड़ा हुआ है। बेसिकली इसे पूरा मुझे समझाना पड़ेगा, ये कैसे क्या चीज़ें हैं वो मैं कभी अलग वीडियो में बता दूंगा। अभी आप ब्रीफली समझ लीजिए कि मिशन को कंप्लीट करने के बाद ऑर्बिट को लोअर कर दिया गया थ्रू कंट्रोल डी ऑर्बिटिंग, और रेजिडुअल फ्यूल जो है उसे वेंट कर दिया गया, यानी बाहर निकाल दिया गया। पोयम 4 री एंटर करता है एटमॉस्फेयर में और फिर इंडियन ओशन को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। और ये री एंट्री एक प्लान माइलस्टोन है जो कि इसरो के कमिटमेंट को दिखाती है। बिकॉज हुआ ये कि स्पेस की जो डेब्रिस मिटिगेशन है, यानी स्पेस में जो डेब्रिस हैं उन्हें जो मिटिगेट करने वाला काम है, और इनके जो रेस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन है, उन सब चीज़ों को मिला करके ये री एंट्री काम में आती है। नेक्स्ट देखिए, वेयर वाज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 30th नेशनल गेम्स हेल्ड। तो जो क्लोजिंग सेरेमनी है 30th नेशनल गेम की, ये 2025 के फरवरी में हुई और ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी। सो आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी के नाम से जाना जाता है, जिसे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम कहते हैं। ये गोलापुर हल्द्वानी में है और इस वेन्यू की जो कैपेसिटी है वो 25,000 है। तो ये जो सेरेमनी है फरवरी 2025 में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंटरनेशनल समिट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड इन बैंकॉक इन अप्रैल 2025। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर ही। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, बिम्स्टेक समिट। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 6th बिम्स्टेक समिट को अटेंड किया था बैंकॉक थाईलैंड में, जो कि 4 अप्रैल 2025 को हुआ था। और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। और जैसा कि आप नाम से अंदाज़ा लगा पा रहे हो, बे ऑफ बंगाल आ रहा है नाम में, तो उन्हीं के आसपास के कंट्रीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, है ना। और ये रीजनल इंटीग्रेशन के लिए ये समिट है और ये समिट फोकस करती है कोऑपरेशन को अक्रॉस सेक्टर्स, जैसे ट्रेड, कनेक्टिविटी वगैरह, साथ मिलकर काम करना है। और इंडिया और थाईलैंड ने अपने रिलेशनशिप को एलिवेट करा है टू अ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया सेवरल बायलैटरल डिस्कशन में भी विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। तो इस तरीके से आंसर जो है इसका ऑप्शन सी है, बिम्स्टेक समिट। अगला देखिए, की फोकस क्या है वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो कि अप्रैल 2025 में आई है। तो वक्फ आप जानते हो एक परमानेंट डेडिकेशन है ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय मुस्लिम फॉर रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पसेस। और जो वक्फ प्रॉपर्टीज है गवर्न होती हैं बाय द वक्फ एक्ट 1995। तो इसमें अगर आप देखो ऑप्शन में पहला कह रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज का प्राइवेटाइजेशन, दूसरा कह रहे हैं इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इंश्योरिंग बेटर गवर्नेंस ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, तीसरा वक्फ बोर्ड को ही अबोलिश कर देना, और चौथा नेशनलाइज करना रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस करना और बेटर गवर्नेंस इंश्योर करना वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेके। तो वक्फ के जो अमेंडमेंट बिल आया उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए। पहला तो ये कि बात की गई ट्रांसपेरेंसी की, डिजिटल रिकॉर्ड्स की, कि जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें डिजिटली मैप किया जाएगा और जियो टैग्ड रखा जाएगा उनके साथ अटैच करके। और एक मैंडेटरी ऑनलाइन डेटाबेस होगा ताकि एंक्रोचमेंट, इलीगल सेल और मिसयूज़ वगैरह को प्रिवेंट किया जा सके। और दूसरा है स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग, तीसरा बेनिफिशियरीज की एम्पावरमेंट, है ना, एंटी करप्शन मेजर, बहुत सारे चेंजेस इसके साथ ही आते हैं। प्राइवेटाइजेशन वगैरह नहीं है, वक्फ बोर्ड को अबॉलिश करना बिल्कुल गलत है, ये नो नेशनलाइजेशन ये भी गलत है। तो सही आंसर ऑप्शन बी है। Which Singapore based student won the Breakthrough Junior Challenge Award in April 2025 for the work in mechanogenetic cellular engineering? देखिए इसका सही आंसर
ऑप्शन कौन सा, जैस्मीन इयाल, हाँ ऑप्शन ए सही है। देखिए जैस्मीन इयाल 16 ईयर ओल्ड सिंगापुर बेस्ड स्टूडेंट है और इन्हें 10th एनुअल ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज में विनर के रूप में ये आती हैं। अब देखिए इनकी अचीवमेंट क्या, मैं आपको बताता हूँ आसान भाषा में। इन्होंने ना एक बेसिकली एक वीडियो में ये लूसिडली एक्सप्लेन करती हैं मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग के बारे में कि एक कटिंग एज अप्रोच है कि जो एक्सप्लोर करता है कि किस तरह से मैकेनिकल फोर्सेस भी जीन का जो एक्सप्रेशन होता है सेल्स में उसे कंट्रोल कर सकते हैं विद एम्प्लीकेशन फॉर क्रॉनिक डिजीज ट्रीटमेंट। जैसे डायबिटीज़ वगैरह के इम्प्लीकेशन है, तो उसमें मैकेनिकल फोर्सेस क्या रोल प्ले करते हैं सेल के जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में। ठीक है, तो इनकी ग्रैंड मदर को टाइप 1 डायबिटीज़ था, तो उसी के बेस पे इन्होंने ये वर्क किया और बहुत ये फेमस रहा। अब ये केवल 16 ईयर्स की हैं, बट इनका जो एक विनिंग टॉपिक है कि किस तरह से मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है हमारे जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने में, ये काफ़ी चर्चा का विषय बनता है। अगला देखिए, मैं और भी डिटेल में आपको बता सकता हूँ मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग क्या है, बट आई गेस वो बायोटेक में कवर करना ज़्यादा सही होगा। फिलहाल आप यही समझ लीजिए कि मैकेनिकल फोर्सेस हैं जैसे प्रेशर हो गया या स्ट्रेच हो गए, ये इनको हम किस तरह से हार्नेस कर सकते हैं जिससे जेनेटिक और सेलुलर एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस किया जा सके और सेल बिहेवियर वगैरह को समझा जा सके बिना केमिकल इंटरवेंशन के। तो ये डायबिटीज़ या फिर और भी जो क्रॉनिक इलनेस होते हैं उनमें ही काम आता है। खैर आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि किस, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकंड, हाँ इस क्वेश्चन को देखिए। विच प्रोग्राम वाज अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट इन अप्रैल 2025 टू डेवलप बॉर्डर विलेजेस। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड। तो अप्रैल 2025 में यूनियन कैबिनेट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के फेज़ 2 को अप्रूव किया, जिससे जो हमारे बॉर्डर विलेजेस हैं, जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस वाले विलेजेस हैं, उनका डेवलपमेंट कंटिन्यू किया जाए, खास तौर से जो इंडो चाइना बॉर्डर के पास हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख। तो यही आपको ध्यान रखना है। देखिए जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये ऑलरेडी काफ़ी फेमस है। इसमें जो मेन फीचर है वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाती है, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, स्कूल्स, इन सबको बेटर बनाना है। रिवर्स माइग्रेशन पुश की बात है कि इनकरेज करना लोगों को टू स्टे और रिटर्न टू बॉर्डर विलेजेस, और डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह भी इनमें इंक्लूडेड है। ई सर्विसेज को बढ़ाया जाए, मोबाइल कनेक्टिविटी को और बैंकिंग रीच को। सो आंसर इज ऑप्शन बी। अप्रैल 2025 में इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन या कमीशन। तो देखिए एज ऑफ अप्रैल 2025 अगर हम देखें तो इंडिया इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन का पार्ट नहीं है। बाकी आप देखो तो साइट्स का पार्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का पार्ट है और ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन का भी पार्ट है। जो साइट्स कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसमें इंडिया पार्टी है। और जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है इसका भी पार्ट है। और जो तीसरा कह रहे हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, इसका भी पार्ट है। जो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन है ये 1946 में स्टैब्लिश होती है अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ वेलिंग। देखिए वेल की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन काम करता है और इंडिया ने कभी IWC को ज्वाइन नहीं किया है बिकॉज वेलिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक और कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो हमने ज्वाइन नहीं किया है इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन को, बाकी को ज्वाइन किया है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये थे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट वीडियो में UPSC के क्वेश्चन है वो और भी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हालांकि ये स्टेट पीसेस वाले क्वेश्चन बाकी स्टेट पीसेस में बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, तो इसे आप PDF के थ्रू रिवाइज कर लीजिएगा। मैं PDF भी डालने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप कमेंट करके अपने विचार साझा कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।